20th Century Boys, written by greatest mangaka of all time, नाओकी उरासावा। एंड ये टाइटल इन्हें मिला प्लूटो मॉन्स्टर और 20th सेंचुरी को लिखने के बाद। एंड तुम्हें पता है मैंने मॉन्स्टर पढ़ रखी है, तो 20th सेंचुरी से मेरी कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस थी जो उसने पूरी तरीके से फुलफिल करी। एंड पता नहीं क्यों आज भी लोग मॉन्स्टर और 20th सेंचुरी की एंडिंग को क्रिटिसाइज करते हैं, जहाँ मेरे हिसाब से मॉन्स्टर अपनी एंडिंग को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है एंड 20th सेंचुरी की एंडिंग थोड़ी रश हो जाती है, जो स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सेंस भी बनाती है। कैसे उन्होंने हमारे लिए एक जाइंट बिल्डअप किया तो उसे ऐसी ही एंडिंग मिल सकती थी, बट ये वीडियो का टॉपिक नहीं है, तो इस पर हम कभी और बात करेंगे। एंड जैसे हर एनिमे और मांगास में कई सारे वॉल्यूम्स होते हैं, वैसे ही 20th सेंचुरी बॉयज में 22 वॉल्यूम्स हैं। और आज मैं तुम्हें 3 वॉल्यूम्स की स्टोरी बताने वाला हूँ जो स्टार्टिंग के 32 चैप्टर्स को कवर करते हैं। एंड इसी से तुम्हें अंदाजा लग जाएगा क्यों मॉन्स्टर से ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है केंजी की अडल्टहुड से। एक ऐसा आदमी जो बचपन में घास के मैदान में अपने दोस्तों के साथ वो सपने देखता है जो वो बड़ा होकर करना चाहता था, बिल्कुल हर इंसान की तरह जैसा वो अपने बचपन में सोचता है। और वो अपने ग्रुप का एक फ्लैग बनाते हैं कि वो हम ही होंगे जो दुनिया को एटम बॉम्ब से बचाएंगे, किलर वायरस, जाइंट रोबोट्स, इवन एलियन से भी। लेकिन जब केंजी बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर आ जाती है जिम्मेदारियां, अपनी बूढ़ी माँ की, अपनी बहन की बेटी कन्ना की, जिसे एक दिन उसकी बहन किरी को अचानक से अपनी बेटी कन्ना को इन दोनों को देकर चली गई। एंड केंजी और उसकी माँ को नहीं पता आखिर कन्ना के पिता कौन है और उसकी माँ कहाँ गई, जिस वजह से केंजी की माँ डिसाइड करती है कि वो कन्ना को चाइल्ड सेंटर छोड़ देंगे। बट केंजी ऐसा नहीं करने देता है, वो अपनी बहन की बेटी के लिए अपना बैंड तक छोड़ देता है। केंजी का एक और वो सपना जो उसने उसी ग्रास के मैदान में अपने दोस्तों के सामने देखा था, फर्स्ट टाइम रेडियो पर जंपिंग जैक म्यूजिक को सुनकर। एंड वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो एक दिन जापान के सबसे बड़े स्टेज पर परफॉर्म करेगा। एंड यही चीज हम केंजी से हाई स्कूल में सुनते हैं, जहाँ उसने एक बैंड को ज्वाइन कर लिया था। और तभी एक बंदा स्पाइडर उससे अपना सपना पूछता है और केंजी फिर से वही कहता है कि वो एक दिन जापान के सबसे बड़े स्टेज पर परफॉर्म करेगा। बट जब स्पाइडर उससे पूछता है क्या वो इस चीज को लेकर सच में सीरियस है, तो केंजी कहता है बिल्कुल भी नहीं। एंड 3 साल बाद स्पाइडर होता है जापान के सबसे बड़े स्टेज ओसाका में परफॉर्म करते हुए। वही केंजी अभी भी वही था, अपनी भांजी और माँ के साथ अपने स्टोर को चलाते हुए। सो ये था 20th सेंचुरी के मेन कैरेक्टर केंजी का छोटा सा पास्ट। जिसके बाद अचानक से केंजी के स्टोर पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो केंजी से प्रोफेसर शिकीशिमा के बारे में पूछते हैं, जिन्हें केंजी ने 2 वीक पहले डिलीवरी दी थी। जिसके बाद केंजी को पता चलता है शिकीशिमा और उनका पूरा परिवार मिसिंग है। एंड ये चीज सुनकर केंजी दुखी होता है क्योंकि वो उनसे अपनी पेमेंट नहीं ले पाया। लेकिन वो बोटल्स लेने उनके घर चला जाता है जहाँ वो ये सिंबल देखता है। एंड ये सिंबल उसे थोड़ा जाना पहचाना लगता है। एंड इसके बाद केंजी को अपने दोस्त डोंकी की मौत का पता चलता है कि उसने स्कूल की बिल्डिंग से सुसाइड कर लिया। केंजी का वो बचपन का दोस्त जिसने केंजी और उसके दोस्तों को एक बार पानी में डूबने से बचाया था। और इसी के बाद केंजी को डोंकी के घर पर एक लेटर मिलता है जिसमें डोंकी केंजी से इस सिंबल के बारे में पूछता है, क्या तुम्हें ये सिंबल याद है। जिसके बाद डोंकी की वाइफ से केंजी को एक लड़के मसाओ के बारे में पता चलता है जिसने हाल ही में फ्रेंड नाम के कल्ट को ज्वाइन किया था और वो प्रोफेसर शिकीशिमा और डोंकी दोनों का स्टूडेंट था। एंड फिर जब केंजी मसाओ का पता लगाता है तो उससे पता चलता है सिर्फ मसाओ ही नहीं और भी कई सारे लोगों ने फ्रेंड कल्ट को ज्वाइन कर रखा है और इस कल्ट के लीडर को सब फ्रेंड कहता है। और सबसे बड़ी बात, इसी कल्ट के सिंबल को उसने शिकीशिमा और डोंकी के लेटर में देखा था जो उसे काफी फेमिलियर लगा। एंड फ्रेंड के कहने पर मसाओ एक रिलीजियस ग्रुप के फाउंडर को नाइफ से मार देता है और वो इसे फ्रेंड का प्यूरिफिकेशन करने का तरीका कहता है। एंड कई बार सोचने के बाद भी केंजी को अपने बचपन का ये सिंबल याद नहीं आता है, जब तक कि वो अपने बचपन के दोस्तों के साथ अपने आज के लिए छुपाए गए उस बॉक्स को नहीं ढूंढ लेता है जिस पर वही सिंबल बना हुआ था जो ओच्चो ने उनके लिए बनाया था, जो अब तिब्बत में एक मॉन्क है। और इसी वजह से ओच्चो वो फ्रेंड नहीं हो सकता है। जिसके बाद केंजी लग जाता है सिंबल के पीछे आखिर कौन उनके बचपन के सिंबल को यूज कर रहा है और उसके हिसाब से डोंकी सुसाइड नहीं कर सकता है। एंड इन्हीं सवालों के साथ केंजी के स्टोर की सेल्स डाउन हो जाती है क्योंकि उसका ज्यादातर टाइम इस सिंबल के पीछे लग रहा था। एंड इसी वजह से उन्होंने जिसके साथ स्टोर का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था वो केंजी के सामने 2 ऑप्शंस रखता है कि वो इस सामान यानी कि कन्ना को चाइल्ड सेंटर छोड़े जिससे वो उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेगा, या कन्ना को अपने पास रखे जिसके बदले में वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा। एंड इस पर केंजी चूज करता है अपनी बहन की बेटी कन्ना को, क्योंकि किरी को ही थी जिसकी वजह से केंजी आज जिंदा है। नहीं तो केंजी की माँ अपना अबॉर्शन करवाने वाली थी क्योंकि उनकी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब थी और वो एक नए मेंबर को नहीं संभाल पाते। जिस पर किकोरू अपनी माँ से कहती है वो उसका ख्याल रखेगी, वो उसकी मम्मी बनेगी। एंड जब फर्स्ट टाइम केंजी का रोड एक्सीडेंट होता है तो किरी को अपना कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम छोड़कर हॉस्पिटल में केंजी के पास रहती है, जबकि वो
कॉलेज किरीको का सपना था। एंड बस यही नहीं, किरीको ही थी जिसने फर्स्ट टाइम बचपन में केंजी को एक गिटार दिलाया, जबकि उसकी माँ ने मना कर दिया था। एंड वो गिटार किरीको लाई थी अपने क्लास के एक रिच लड़के के साथ डेट पर जाकर, जबकि वो लड़का किरीको को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड इसी वजह से तुम सोच सकते हो केंजी की बहन ने उसका किस तरीके से ख्याल रखा है, तो वो कैसे अपनी बहन की बेटी को ऐसे छोड़ सकता है। एंड नाओकी उरासावा की यही राइटिंग आगे चलकर स्टोरी में अपना इंपॉर्टेंस दिखाती है, और उससे भी ज्यादा हमें भाई बहन का एक नया साइड देखने को मिलता है। एंड इसी के बाद स्टोरी में सैन फ्रांसिस्को और लंदन में वायरस अटैक्स होते हैं, उनकी बॉडी से सारा खून बाहर निकल जाता है, जिसके बाद केंजी एक आदमी से मिलता है जो नाइफ से इंजर्ड था। एंड वो फ्रेंड के उसी कल्ट का मेंबर था, उसने सैन फ्रांसिस्को में वायरस छोड़ दिया है। और वो नेक्स्ट लोकेशन के बारे में केंजी से पूछता है, जिस पर केंजी कहता है उसे नहीं पता। एंड वो आदमी कहता है तुम फ्रेंड को जानते हो, इवन तुम हर वो प्लान जानते हो जो फ्रेंड फ्यूचर में करने वाला है, बिकॉज वो सारे प्लान तुम्हारे ही थे। केंजी की वो मेमोरी जब वो अपने दोस्तों के साथ डिसाइड करता है कि आखिर बुरे लोग क्या करेंगे एंड हम कैसे लोगों को उनसे बचाएंगे, इस पर ओचो वायरस अटैक का सजेशन देता है और जगह केंजी बताता है सैन फ्रांसिस्को और लंदन। ये वो दो कैफे के नाम थे जिनमें केंजी अपनी बहन के साथ थोड़ी देर पहले गया था। एंड इसी वजह से वो ये दो नाम बताता है। एंड प्रेजेंट में वो आदमी केंजी को एक लेजर गन देता है, केंजी के बचपन का एक और आइडिया जो अब उसके हाथों में था, बट ये पूरी तरीके से रेडी नहीं था। सो वो आदमी केंजी को फायर करने से मना करता है। और इसी के बाद केंजी को पता चलता है डोंकी ने सुसाइड नहीं किया था, इसी आदमी ने उसे बिल्डिंग से धक्का दिया था। एंड डोंकी के गिरते वक्त उसने कहा था कि ये फ्रेंड के नहीं केंजी के आइडियाज थे, और वो डोंकी का आखिरी लेटर केंजी को दे देता है। एंड सच कहूं तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे स्टोरी में मजा आने लगा, बिकॉज जिस तरीके से चीजें कनेक्ट हो रही थी वो काफी इंटरेस्टिंग था। हो ना हो फ्रेंड वो केंजी के ही ग्रुप का एक मेंबर था, जिसे केंजी के सारे आइडियाज पता थे, बट वो उसका पता नहीं लगा पाता है क्योंकि उसके सामने उसके बचपन के सारे दोस्त खड़े होते हैं। एंड सारे के सारे फ्रेंड और उसके कल्ट को लेकर शौक थे। और जब केंजी डोंकी का वो लास्ट मैसेज पढ़ता है तो वो रोने लग जाता है। डोंकी उससे कहता है केंजी हमने फ्लैग के नीचे कसम खाई थी कि हम दुनिया को बचाएंगे, तो प्लीज अब तुम अपना वादा पूरा करो। एंड हो ना हो फ्रेंड हमारा ही कोई दोस्त था। जिसके बाद केंजी खुद को एक कमरे में बंद कर देता है, और जब तक गिटार की स्ट्रिंग्स टूट नहीं जाती है वो गिटार बजाते रहता है डोंकी के इस पेन में। और फिर होता है एक नया सवेरा। केंजी अपने दोस्तों के साथ मिलकर फ्रेंड का पता लगाना चाहता था, बट जब वो अपने दोस्तों को उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ देखता है तो वो उन्हें एक नई प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था। सो वो उन्हें नहीं बताता है। एंड कन्ना को अपनी माँ को देखकर वो सिटी में हो रहे फ्रेंड के एक कॉन्सर्ट में चला जाता है, जहाँ वो स्टेज पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताता है कि लंदन और फ्रांसिस्को में वायरस अटैक फ्रेंड ने किया है। लेकिन इस बात से ऑडियंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और वो उल्टा केंजी को स्टेज से नीचे उतारने की कोशिश करता है, जिस पर केंजी वहीं लेजर गन निकाल लेता है। एंड फिर एंट्री होती है फ्रेंड की, जो केंजी और पूरी दुनिया के सामने बताता है कि वो कन्ना का पिता है और केंजी का बड़ा भाई। एंड ये चीज लिटरली मुझे शॉक कर देती है कि आखिर नाओकी उरासावा इतने अच्छे से विलेंस को कैसे लिख लेते हैं। स्टार्टिंग में किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि कन्ना का पिता फ्रेंड है। एंड मेरे हिसाब से ये चीज तुम्हें इस मांगा में इंटरेस्ट जगाने के लिए काफी है। एंड बाकी की स्टोरी मैं तुम्हें इसके अगले पार्ट में बताऊंगा जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।